चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जैसा कि हम लोग टॉपिक के नाम से ही समझ पा रहे हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना, है ना, जिसको ढेर सारे भूगर्भ शास्त्रियों ने अपने अलग अलग साक्ष्यों के माध्यम से जो है कि कई सारे साक्ष्य दिए और उन सभी साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कितनी परतें हैं, कौन सी परत में क्या विद्यमान है, किस परत की क्या विशेषता है, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया है। कुछ साक्ष्य जो उसमें से प्रत्यक्ष थे और कुछ साक्ष्य क्या हुए थे, अप्रत्यक्ष साक्ष्य हुआ करते थे। तो उन्होंने उसमें देखा कि एक साक्ष्य का आधार माना तापमान के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? तापमान को आधार माना। किसे आधार माना? तापमान को आधार माना। तापमान के आधार पर साक्ष्य इकट्ठा किए, तापमान के आधार पर साक्ष्य इकट्ठा किए। और दूसरा किसके आधार पर इकट्ठा किए? घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पे, तापमान के आधार पर और किसके आधार पे? घनत्व के आधार पे साक्ष्य इकट्ठा करना स्टार्ट किया। और जैसे ही देखा उन्होंने कि कुछ गहराई पर जाने पर प्रेशर भी महसूस हो रहा था। उनको क्या महसूस हो रहा था? प्रेशर। तो दाबमान के आधार पर कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए। किसके आधार पर? दाबमान, यानी कि दाब के आधार पर, है ना, या तो दाब के आधार पर, सीधे कह देंगे ऐसे, दाब के आधार पर। तो दाब के आधार पर कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए। और बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, तो इसी प्रकृति से ज्वालामुखीय उद्गार होते हैं, भूकंपीय प्रक्रिया होती है। तो ज्वालामुखीय उद्गार और भूकंपीय प्रक्रिया को भी उन्होंने अपना साक्ष्य बनाया। किसके लिए साक्ष्य बनाया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। इन साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भूकंप विज्ञान का साक्ष्य माना गया, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन सा है। आपका उत्तर होना चाहिए भूकंप विज्ञान का साक्ष्य बना। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार दिए, है ना। इन भूगोलवेत्ताओं में, इन भूगोल शास्त्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ के नाम आते हैं। जैसे बेटा एक हमारे भूगोल शास्त्री हुए ग्रांट महोदय। कौन बेटा? ग्रांट महोदय। दूसरे हुए हमारे एडवर्ड सुएस महोदय। कौन हुए बेटा? एडवर्ड सुएस, या सुएस कहते हैं या सुएस कहते हैं, तो एडवर्ड सुएस महोदय हुए। और तीसरे हमारे भूगोल शास्त्री हुए कौन से बेटा? होम्स महोदय। कौन बेटा? होम्स। ये कुछ महत्वपूर्ण भूगोल शास्त्रियों ने अपने अपने विचार बताए। किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो इन्हीं ने ग्रांट महोदय की आंतरिक संरचना जो इन्होंने बताया है, उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो देखते हैं कि ग्रांट महोदय ने अपने जो है कि रिसर्च में क्या बताया इन्होंने, है ना। तो पहला इन्होंने बताया, ग्रांट महोदय ने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो कितने परतों में बटी हुई है? वो 3 परतों में बटी हुई है। कितने परतों में? 3 परतों में। कौन कौन सा परत है? उन्होंने बताया कि जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, वो क्या है? क्रस्ट कहलाता है। उसके नीचे जो है, जो परत है, उस परत को हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। और मेंटल के नीचे वाली परत को हम लोग कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग फिगर में कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि इन्होंने कहा कि जो सबसे ऊपरी वाली परत है वो कौन सी परत है बेटा? क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। और उससे नीचे वाली जो परत है वो क्या है? मेंटल। मेंटल। और उससे नीचे वाली जो परत है वो क्या कहलाती है? कोर कहलाती है ना। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत, सबसे आखिरी परत आपके एग्जाम में पूछे तो कौन सी हो जाएगी? कोर हो जाएगा। और पृथ्वी का सबसे बाहरी परत अगर आपके एग्जाम में पूछे तो क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्रस्ट, मेंटल और कोर इन्होंने नाम दिया। इसी को हम जो है कि क्रॉस सेक्शनल व्यू लेकर के इसका हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, उससे हम लोग को ज्यादा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें जो है कि पृथ्वी के क्रॉस सेक्शनल व्यू के माध्यम से हम आप जो है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर को समझने का प्रयास किया जाएगा। इधर ये है बेटा हमारा ओशन। ओशन यानी कि महासागर। पृथ्वी, ये जो क्रस्ट है, ये पृथ्वी का ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत जिसपे हम लोग अभी विद्यमान है, यही ऊपरी परत। इसी ऊपरी परत पे सागर भी है, महासागर भी है, पर्वत भी है, पहाड़ भी है, पठार भी है ना, ये सब विद्यमान है। तो हम यहां देखेंगे सागर यहां हुआ, और यहां ये कौन सा है? महाद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है बेटा?
द्वीपीय भाग या महाद्वीपीय क्षेत्र कह देंगे। ये महाद्वीपीय भाग जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने कहा कि क्रस्ट, तो कहां से कहां तक क्रस्ट की संकल्पना की इन्होंने कहा कि जो हमारा 0 से लेकर के 100 किलोमीटर अंदर तक का जो लेयर है, इस लेयर को हम किसके नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और जो है कि 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर अंदर तक वाली लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? मेंटल के नाम से जानते हैं। 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक की गहराई वाली परत को हम किस नाम से जानते हैं? कोर, या इसी को कोड के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष इन्होंने बताया कि सबसे पहले क्रस्ट से कोर की तरफ जाने पर घनत्व में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, या घनत्व क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना, लगातार इंक्रीज कर रहा है। यही निष्कर्ष आपके एग्जाम का सवाल है। कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन में दिया रहेगा घनत्व घटता है, घनत्व बढ़ता है, कुछ समय के लिए घटता है फिर बढ़ता है, या कुछ गहराई तक पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो फिर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बढ़ता है। तो घनत्व बढ़ता है। एक निष्कर्ष इन्होंने ये बताया। दूसरा ये क्या बताए कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम कोर की साइड में जा रहे हैं, वहां पे हमारे ऊपर क्या हो रहा है? यानी कि ये कोर के साइड में जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो दबाव क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है ना। तो दूसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि हम जो है कि ऊपर से नीचे जाने पर या पृथ्वी के अंदर क्रस्ट से कोर की तरफ जाने पर दबाव में क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है। तीसरा निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, क्रस्ट से कोर की तरफ जा रहे हैं, नीचे जाने का मतलब सीधा सीधा मतलब समझना कि पृथ्वी के अंदर यानी कि बाहरी परत से आंतरिक परतों की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं, वहां क्या हो रहा है कि तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। ये सामान्यतः देखी जा रही है ना, तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। तो तापमान में सामान्यतः लिखेंगे इसको। सामान्यतः क्यों मैं कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों सर बोल रहे हैं कि सामान्यतः, है ना। तो सामान्यतः टेम्परेचर में क्या होता है? वृद्धि होता है ना। इतना निष्कर्ष इन्होंने निकाला। अब इन्होंने क्या देखा कि सामान्यतः टेम्परेचर में वृद्धि जो हो रहा है वो कुछ हाइट पर नीचे जाने पर टेम्परेचर में वृद्धि कुछ और हो रहा है, उससे कुछ और हाइट पर नीचे जा रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर में वृद्धि कुछ और देखने को मिला। यानी कि टेम्परेचर की जो दर है ना, जो टेम्परेचर का दर है वो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। सामान्यतः हम कहेंगे, अगर आपके एग्जाम में आ गया नॉर्मल, कि सामान्यतः क्रस्ट से कोर की तरफ जाने में टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है या तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटता है, तापमान बढ़ता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तापमान पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे सही? कि तापमान बढ़ता है। सामान्यतः तो बात यह है, लेकिन कई बार इससे से कठिन सवाल पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो तापमान के बढ़ने का जो नेचर देखा गया, जो इसका दर देखा गया, वो बढ़ने का दर जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते गए, इसके तापमान के बढ़ने की दर में बढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी जो दर है, जो वृद्धि दर है, वो क्या हो रही है? घट रही है। वो क्या हो रही है? घट रही। तो आपके एग्जाम में जब ये सवाल पूछे कि क्रस्ट से कोर की तरफ जाने में जो हमारा तापमान का दर है वो अपेक्षाकृत बढ़ता है, घटता है, न बढ़ता है न घटता है, स्थिर रहता है, तब क्या कहेंगे? अपेक्षाकृत घटता है ना। वैसे सामान्य भाषा में अगर आप एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछे तो टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, क्रस्ट से जो है कि इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन तापमान के बारे में सामान्यतः बढ़ता है, लेकिन अगर दर पूछा जाए, उसका जो वृद्धि दर है, वो वृद्धि दर क्या होता रहता है? घटता चला जाता। अब उसको हम देखेंगे कि ये वृद्धि दर कैसे घटता है। तो इसको ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है बेटा, है ना, कई बार कंफ्यूज करता है। इसीलिए हम आपको अब कई बार सीधे सीधे पूछेगा। तो इन्होंने बताया कि पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर है, जो हमारा तापमान है, 0 से 8 किलोमीटर की गहराई तक अगर हम जा रहे हैं, कितने किलोमीटर तक की? 8 किलोमीटर की गहराई तक जा रहे हैं, तो जो तापमान में जो वृद्धि होगी, जो टेम्परेचर में वृद्धि होगी प्रति 32 मीटर पर, कितने मीटर पर बेटा? प्रति 32 मीटर पर कितने डिग्री टेम्परेचर का बढ़ेगा? 1 डिग्री। तापमान में कितनी की वृद्धि हो जाएगी? तापमान में 1 डिग्री की जो है कि क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि देखी जाती है।
शुरू के 8 किलोमीटर की परत तक जाने में, गहराई में 8 किलोमीटर तक गए तो सामान्य तापमान में कितनी वृद्धि देखी गई? हर 32 मीटर की गहराई पर तापमान में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस की हो रही थी, है ना बेटा। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जैसे ही हम 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं, कहां से कहां तक बेटा? 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई तक हम जब जाते हैं तो जो तापमान है हमारा हर किलोमीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है। कितने? प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर कितने डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो रहा है? 12 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो रहा है तापमान, है ना। देख रहे हैं यहां हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री हो जा रहा था, है ना बेटा। जैसे ही और गहराई में गए तो वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन दर देखा जाए हर किलोमीटर में मात्र 12 है ना। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इससे आप निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि जो तापमान की जो वृद्धि दर है वो कहीं ना कहीं घटती हुई महसूस हो रही है या घटती हुई दिखाई दे रही है। इसका कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन कोई करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि 100 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर, कितना से कितना? 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो जो तापमान है प्रति किलोमीटर जो तापमान में वृद्धि होगी वो कितने की हो जाएगी? कितने की हो जाएगी? 2 डिग्री सेल्सियस की। कितने की वृद्धि? 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। तो अब देखो यहां पे 100 किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर में जो है कि 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। अब यहां वृद्धि तो हो रही है, देखो बेटा, वृद्धि यहां भी हो रही है, वृद्धि यहां भी हो रही है, वृद्धि यहां भी हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे गहराई पर जा रहे हैं वृद्धि की दर कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो यहां देखा गया कि 300 किलोमीटर तक गए तो वृद्धि दर क्या हो गई? प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर हमको जो है कि देखने को मिली। और नीचे चले जाने लगे, गहराई तो बहुत है, 6378 किलोमीटर जाना है ना बेटा। तो 300 किलोमीटर के बाद जब हम जाने लगे, चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर से जैसे ही हम 300 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे तो यहां तक तो हमको समझ में आया कि हर किलोमीटर 1 डिग्री बढ़ रहा है। अब 300 किलोमीटर की गहराई से ज्यादा नीचे जा रहे हैं, इससे जब ज्यादा नीचे जाने लगे तो फिर क्या देखा गया कि तापमान में वृद्धि तो फिर हो रही है, लेकिन हर किलोमीटर पर या प्रति किलोमीटर जो प्रति किलोमीटर वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? मात्र 1 डिग्री सेल्सियस की। कितनी वृद्धि है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या देखा बेटा? निष्कर्ष, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि आपके एग्जाम में इसी से संबंधित 2 तरीके का सवाल पूछता है कि एक कि सामान्यतः तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सामान्यतः तापमान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है ना। कह दिया जाए कि तापमान की दर में क्या प्रभाव पड़ता है, तब आप क्या कहेंगे कि तापमान का दर जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं उसकी बढ़ोतरी के दर में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। एक निष्कर्ष निकल के आ गया कि तापमान तो बढ़ता है सामान्यतः, लेकिन एक और निष्कर्ष आ गया कि जो तापमान का दर है वो क्या होगा? गहराई के साथ कम होता जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कुछ निष्कर्ष थे, इंपॉर्टेंट निष्कर्ष जो क्रस्ट से कोर के बीच में था, ये आपको उन्होंने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने अलग अलग लेयर की विशेषता बताई। फिर इसमें अलग अलग हम लोग देखते हैं बेटा, इसके यहां एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में बार बार कि ये जो क्रस्ट है मेंटल है कोर है ना। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने देखा कि क्रस्ट कुछ जैसे कहा हमने कि क्रस्ट यहां 0 से 100 किलोमीटर, तो यहां पे बताया इन्होंने कि जैसे ही 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर, मतलब एनसीईआरटी में तो ये दिया हुआ है कि पहाड़ियों क्षेत्रों में क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर के आसपास है ना बेटा। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही ये क्रस्ट यहां 100 किलोमीटर तक, इसमें जैसे ही 100 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो कंपोजिशन है, फिजिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन है ना, यानी कि रासायनिक संगठन और इसका भौतिक संगठन में क्या देखने को मिल रहा है? परिवर्तन देखने को मिला। यानी कि अचानक से एक लेयर क्रस्ट थी, उसके बाद कुछ परिवर्तन देखने को मिला, फिर दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि एक क्रस्ट को मेंटल, ये 2 परिवर्तन है, तो इसके बीच में कोई ना कोई लेयर है जो इन परतों को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है ना, या विभाजित कर रही है या जोड़ रही है, 2 बात कर सकते हैं। तो इन परतों के बीच में ये जो लेयर पाई गई, जहां से परतों का नेचर बदलने लगा, उनका स्वभाव बदलने लगा, है ना, केमिकल कंपोजिशन बदलने लगा, उनका भौतिक गुण बदलने लगा, रासायनिक गुण बदलने लगा, तो उसी जो है कि परत को जहां से बदला उसी को क्या कह दिया गया? डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। हिंदी में क्या कहा गया? असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है, इस डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम है? के नाम से इसे लिखेंगे MOHO
मोहो डिसकंटिन्यूटी, DISCONTINU कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी, या इसी को मोहोरो क्यूबिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? मोहोरो क्यूबिक के नाम से, MOHOROCIVIC, मोहोरो क्यूबिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। शार्ट में इसे किस नाम से जाना जाता है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। और ये किसने दिया? मोहो ने। तो जिस जो है कि भूवैज्ञानिक ने दिया, उन्हीं के नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया, तो इसका नाम हो गया। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मोहो या मोहोरो सिविक या मोहोरो क्यूबिक के नाम से ना, CIVIC, कोई सिविक कहता है, कोई क्यूबिक कहता है, तो मोहोरो क्यूबिक। भावनाओं को समझ के आप काम कर लीजिएगा। तो ये हो गया मोहो असंबद्धता। उसी तरीके से आया मेंटल और कोर। तो 2900 किलोमीटर तक गए, जैसे 2900 किलोमीटर के बाद गए तो देख रहे हैं फिर इसके जो है कि रासायनिक और भौतिक संगठन में क्या हो रहा है? परिवर्तन देखने को मिला है। अब यही जो रासायनिक और भौतिक संगठन में परिवर्तन देखने को मिला, वहां से एक जो है कि लाइन खींच दी गई, और उसी लाइन को क्या कह दिया गया? डिसकंटिन्यूटी। यानी कि कोई रासायनिक गुण कंटिन्यूअस अभी देखने को मिल रहा था, है ना बेटा, लेकिन अचानक से उस रासायनिक गुण में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया, परिवर्तन। तो उसी को क्या कह दिया गया? डिसकंटिन्यूटी। तो यहां पर कौन आ गया? इसके मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी है? गुटेनबर्ग। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। ठीक समझ में आ गया? तो गुटेनबर्ग महोदय ने बताया कि भाई ये जो मेंटल और कोर के बीच में असंबद्धता है, उसे हम क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग। उन्हीं के नाम पर इस असंबद्धता को रख दिया गया। तो दो बात ये बताया गया। फिर क्या हुआ कि इसको जो है कि और सब जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इसको सब लेयर में बांटा गया। किसमें बांटा गया? उप परत में बांटा गया। सब लेयर यानी कि उप परत में बांटा गया। तो उप परत में बांटेंगे तो इन्होंने कहा कि ये ऊपर जो है कुछ भाग तक, इसे ऊपर वाले को क्या कह दिया गया? अपर क्रस्ट के नाम से। किसके नाम से? अपर क्रस्ट के नाम से कह दिया गया। और नीचे वाला जो भाग हो गया, क्या हो गया बेटा? लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट कह दिया इन्होंने। उसी के बाद मेंटल को दो डिसकंटिन्यूटी में बांट दिया। ऊपर वाले को कह दिया गया अपर जो कि मेंटल, और नीचे वाले को कह दिया गया लोअर मेंटल। उसी तरीके से कोर को इन्होंने बांटा। कोर को दो सब डिसकंटिन्यूटी में बांट दिया, अपर क्रोड या कोर, एंड दैट इज नीचे वाला क्या कहलाया? लोअर कोर आर कोर। ये हो गया। अब बात आई कि जैसे इनके बीच में इसको बांटने का भी कोई रीजन रहा होगा, कोई कारण तो है ना? कहीं ना कोई कारण है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण हर चीज के पीछे छुपा रहता है। यहां भी कारण था। कारण क्या था कि देखा गया कि कुछ हाइट तक क्रस्ट में भी इसके रासायनिक और भौतिक गुणों में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसको जो है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक और डिसकंटिन्यूटी ने जन्म लिया, एक और असंबद्धता ने जन्म लिया। और उस असंबद्धता के जन्मदाता किसे कहा गया? कोनराड या केनराड महोदय को। किसे कहा गया बेटा? कोनराड या केनराड महोदय। तो इनको कहा गया कोनराड या केनराड। इसको लिखा जाता है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। तो अब कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो हो गया पहली बात, क्लियर रखना कि क्रस्ट, इसीलिए मैं अलग अलग धीरे धीरे बता रहा हूं आपको। क्रस्ट, मेंटल और कोर पहले डिसाइड हुआ। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी? मोहो डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद फिर अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनको फिर सब लेयर में बांटा गया। तो कोनराड महोदय ने अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी और ला दी, और हमारी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने, हमको और मेहनत करने को कह दिया। तो क्या कह दिया कि इसके बीच में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे क्या कहा जाएगा? कोनराड कहा जाएगा या केनराड के नाम से जाना जाएगा। उसी तरीके से यहां आए हमारे जो है कि अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी देखी गई। इस डिसकंटिन्यूटी को किसने जो है कि इजाद किया? रेपिटी महोदय ने। किसने? रेपिटी महोदय। और रेपिटी महोदय चूंकि उनका नाम था, इसलिए उनके नाम पर, अपने ही नाम पर उन्होंने उस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या रख दिया? रेपिटी रख दिया। तो इस कंटिन्यूटी को अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई? रेपिटी हो गई। अपर कोर और लोअर कोर की बात है। अपर कोर और लोअर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी जनरेट की गई, और इसको किसने जनरेट किया? लेहमन महोदय ने। किसने बेटा? लेहमन महोदय ने जनरेट किया।
और तो अपर कोर या क्रोड और लोअर क्रोड के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी हुई उसे किस नाम से जाना गया? लेहमन के नाम से जाना गया। लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो हो गया डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया गया। और यही डिसकंटिन्यूटी याद करना बड़ा कठिन हो जाता है ना बेटा। और हर बार एग्जाम में अगर आप चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे रहे हो चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, हर बार आपको अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर कोई सवाल उठाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, तो वो सवाल सबसे पहला सवाल होता है यही डिसकंटिन्यूटी से, और यही पूछता है। और इसी में कई बार घुमा फिरा के पूछता है। क्या कहता है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है? सीधे सीधे समझो तो क्रस्ट और मेंटल के बारे में पूछ रहा है। तो उसके बीच में कौन सी है बेटा? मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसी को बार बार घुमाता है। तो इसको बार बार घुमाता है। और ये सवाल कुछ बच्चे जो ठीक ठाक किए हैं, कई बार रिपीटेशन किए हैं, कई बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, तो उनको याद रहता है। कुछ बच्चे कई बार नहीं, एक ही बार में याद करना चाहते हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट से आप याद करेंगे, दूसरा जब एक ही बार में याद करना है तो उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला। वो क्या होता है तरीका? शॉर्टकट, है ना। मैथ लगाने का जैसे शॉर्टकट तरीका है, वैसे ही डिसकंटिन्यूटी भी याद करने का शॉर्टकट तरीका है। और वो शॉर्टकट तरीका मैंने अपना बनाया है। वो क्या होता है कि यमुना के किनारे से जब गोपियां जल भर करके, मटके में जल भर के सिर पर रख के जाती है ना बेटा, तो मुझे याद आया कि अच्छा जल भर के जा रही है मटके में ना, तो कृष्ण भगवान अपने शाखाओं के साथ क्या करते हैं? छुप छुप के उसमें क्या मारते थे? गुलेल मारते थे ना। कहीं उनकी मटकी फोड़ दे रहे हैं, उनका जल गिरा दे रहे हैं, ये सब अटखेलियां करते थे गोपियों के साथ। तो जब हम पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में आया कि अच्छा ये वाला अटखेली हम जो ट्रिक में बदल दें, तो हमें आता वही। तो गोपियां जब एक गोपी के गगरी पर छेद मारा, गुलेल मारा तंग से, गगरी टूट गई। तो अरे कौन मारा भाई? अरे कौन है कान्हा कहाँ हो? तो गोपी दूसरे से पूछ रही क्या मारे गुलेल? क्या करे? एक गोपी दूसरे गोपी से कर रही है कि के मारे गुलेल। तो के मारे गुलेल से हमें याद हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूटी, ऊपर से नीचे का क्रम। तो इस ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं। इस ट्रिक को लिख लेंगे। हम सारा लिखवाएंगे आपको बेटा। सब कुछ समझाने के बाद आपको एक एक पॉइंट लिखवाएंगे। आपके एग्जाम में एक भी सवाल इससे बाहर से नहीं आएगा मुझे लगता है। तो ट्रिक हमारा क्या हुआ? डिसकंटिन्यूटी याद करने का जो ट्रिक है वो है कि मारे गुलेल, के मारे गुलेल। के से क्या हो जाएगा? कोनराड या केनराड, है ना बेटा। कोनराड डिसकंटिन्यूटी सबसे ऊपर। अब अच्छा ये चीज याद रखना आपको जरूरी होगा कि सब ये पूरा हमने डिसकंटिन्यूटी एक ही में मर्ज कर दिया है ना। यानी कि अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर, और ये सारे डिसकंटिन्यूटी एक में ही मर्ज है। तो बस इसको आप एक लाइन से याद करिएगा। आपको कभी भी पूछेगा आप सवाल बता देंगे। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। तो कोनराड हो गया, ये क्या हो गया? मोहो हो गया, है ना। मोहो डिसकंटिन्यूटी। और ये कौन सी? रेपिटी, है ना। ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी? रेपिटी। ये कौन सी हो जाएगी? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। और कौन सी हो जाएगी? लेहमान या लेहमन या लेहमान, है ना। दोनों बात होती है। कहीं कोई लेहमान कहता है, कहीं कोई लेहमन कहता है। ये अब बताओ बेटा, ये एक लाइन से याद हो गया। अब आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे कि बताइए कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में केनराड हो जाएगा, है ना। कोर और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी। कोर और मेंटल के बीच में, कोर और मेंटल के बीच में मोहो गुटेनबर्ग, है ना। लेहमन के ऊपर क्या है? गुटेनबर्ग है। तो ये याद करने का तरीका है। आप ऊपर से नीचे याद रखेंगे बस। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट आपके माइंड में हमेशा ये होना चाहिए। ये वाली फिगर अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप जो है कि ये सारी डिसकंटिन्यूटी याद कर लेंगे। ठीक। अब इन्होंने एक तो ये बताया, इन्होंने एक निष्कर्ष बताया था, है ना। और दूसरा इन्होंने बताया ये डिसकंटिन्यूटी जो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने डिसकंटिन्यूटी को जनरेट किया, उन्होंने खोज की उसकी, और उन्हीं के नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया। इसके लिए एक और बात कर लेते हैं, क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसके बारे में बेटा? क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो क्रस्ट है, ये क्रस्ट हमारा नेचर में, स्वभाव में कैसा है? ब्रिटल है। कैसा है बेटा? ब्रिटल है। यानी कि ब्रिटल का मतलब भंगुर, इसे कहेंगे ना भंगुर, ना भंगुर है। स्वभाव में कैसा है? भंगुर है, यानी कि आसानी से टूट जाता है। एक बात कहा गया। दूसरा बात इसमें कहा गया कि ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट पे महाद्वीपीय क्रस्ट विद्यमान है। कौन सा क्रस्ट? महाद्वीपीय क्रस्ट।
या इसी को भूपर्पटी भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, भूपर्पटी या महाद्वीपीय पर्पटी। या तो यहां पे भू नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रस्ट, पूरे क्रस्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, भूपर्पटी के नाम से। किसके नाम से, भूपर्पटी के नाम से जानते हैं ना बेटा। तो इसमें महाद्वीपीय पर्पटी आ जाएगा या महाद्वीपीय क्रस्ट, और दूसरा क्या है, महासागरीय क्रस्ट। दूसरा क्या है, महासागरीय क्रस्ट। तो ये महासागरीय क्रस्ट या महासागरीय पर्पटी है ना बेटा। तो इन्होंने कहा कि दो प्रकार की पाई, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ दो ही है बेटा। एक क्या है, जल है, और दूसरा क्या है, स्थल है ना। जल और स्थल या स्थल, समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट की थिकनेस है, वो देखो यहां जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ना बेटा, यहां महाद्वीपीय क्रस्ट है, यहां की थिकनेस देखो, ये और ये देखो महासागर यहां है, ये महासागर है ना बेटा। और यहां देखो क्रस्ट की मोटाई, यहां देखो कम है। तो अब बताओ, इस फिगर से क्या देख के बता पा रहे हो कि महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई होगी वो ज्यादा होगी कि महासागरीय क्रस्ट की ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? महाद्वीपीय की। और फिगर में भी देख के मिला, ये इतना है और महासागर वाला इतना है। तो इन्होंने कहा कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, ज्यादा है। क्या है बेटा, ज्यादा है। और जो इसकी जो थिकनेस ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है? इन्होंने कहा कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई है, क्या, औसत मोटाई यानी कि एवरेज थिकनेस जो है वो कितनी है बेटा, 30 किलोमीटर है ना। और ये महाद्वीपीय की औसत मोटाई है। लेकिन इन्होंने यही बात फिर कहा कि कहीं कहीं बेटा यहां पे पर्वत है, कहीं पठार है ना, कहीं पहाड़ है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में इन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में जो क्रस्ट है उसकी मोटाई कितने किलोमीटर तक वेरी कर जा रही है, 70 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 70 किलोमीटर तक। हिमालयी क्षेत्रों में हमारी जो क्रस्ट की मोटाई है वो 70 किलोमीटर तक वेरी करती है। इन्होंने ये बात कहा। और उसके बाद यही बात होगी कि महासागरीय क्रस्ट। तो महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो कितनी है बेटा? पहली बात तो क्या कि महासागरीय क्रस्ट की जो मोटाई है महाद्वीपीय क्रस्ट से क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम है। तो पहली बात इन्होंने कहा कि ये जो थिकनेस है, थिकनेस किसके कंपैरिजन में, महाद्वीपीय क्रस्ट के कंपैरिजन में वो क्या है, कम है। थिकनेस क्या है, कम है ना, कम है। और इन्होंने कहा कि इसकी जो औसत थिकनेस है, एक तो हो गया कम है, किससे, महाद्वीपीय क्रस्ट से, इसकी मोटाई क्या है, कम है। और एक बात कहा कि महाद्वीपीय क्रस्ट की जो औसत मोटाई है कितनी है, 30 किलोमीटर है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में या हिमालयी क्षेत्रों में इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक वेरी करती है। और वही आ गया कि महाद्वीपीय क्रस्ट, जो महासागरीय क्रस्ट है, इसकी मोटाई कम है महाद्वीपीय से। और इसकी जो औसत मोटाई है, इन्होंने कहा कि जो इसकी औसत मोटाई है वो कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर की है। समझ में आ गया? एक बात ये कॉन्सेप्ट। तो आपके एग्जाम में सीधा सवाल पूछता है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई महासागरीय क्रस्ट की मोटाई से ज्यादा है या कम है? ये कथन सत्य है असत्य है? अगर कथन कारण में दे दिया तब क्या कहेंगे? सुनना फिर से, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई महासागरीय क्रस्ट की मोटाई से ज्यादा है, ये कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है ना। और आपके एग्जाम में सीधा पूछता है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। किसे लगाएंगे? 30 किलोमीटर। उसी तरीके से दूसरा सवाल आपके एग्जाम में जो बन सकता है वो बन सकता है कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई, औसत मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। और यह बैरी, जैसे हमने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में यह मोटाई बैरी करती है, 70 किलोमीटर तक हो सकती है। उसी तरीके से ओसेन के जो है कि स्थिति के आधार पर, है ना बेटा, महासागर की स्थिति के आधार पर इसकी मोटाई भी बैरी करती है। कितना बैरी करती है? 10 किलोमीटर तक। कितना बैरी कर जाती है बेटा? 10 किलोमीटर तक बैरी कर जाती है। समझ में आ गया? दूसरी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है बेटा, बस उसको देखेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे, है ना। तो दूसरा इन्होंने क्या बताया कि अब हमें यह पता चल गया कि मोटाई महाद्वीपी की ज्यादा है, किससे? महासागरीय क्रस्ट से, है ना, मोटाई ज्यादा हो गया। तो अब यहां बात आया घनत्व का। बात आया क्या? घनत्व। हमने कहा ना कि कई आधार पर भूगोल शास्त्रियों ने जो है कि अपने अपने खोज किए थे, तो घनत्व के आधार पर भी तो कुछ बताएंगे ना। घनत्व के आधार पर ये बता रहे हैं कि जो महाद्वीपीय घनत्व है, महाद्वीपीय घनत्व, ये जो महाद्वीपीय घनत्व है, इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है? किसकी तुलना में? किसके घनत्व से? महासागरीय क्रस्ट के घनत्व से। तो है ना बेटा,
ये समझा। अब ये कितना होता है, कई बार आपके एग्जाम में ये नहीं पूछाएगा, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये कई बार पूछा जाता है कितना। तो महाद्वीपीय जो घनत्व है, इसका जो औसत घनत्व है वो कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और महासागरीय घनत्व के बारे में बताया गया कि इसका जो घनत्व है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ गया। ये हो गया आपका पॉइंट, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि महाद्वीपीय घनत्व का औसत घनत्व कितना होता है महाद्वीपीय क्रस्ट का, तो 2.7, और जो है कि महासागरी का कितना होता है 3 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात हो गया। तो अब क्या कभी इसको सोचने का प्रयास किया, एक समझ में आता है कि अरे यार महाद्वीप है, यहां पे जो पर्वत पहाड़ पठार है, उसका घनत्व कम क्यों हो रहा है। तो घनत्व से आप क्या समझते हैं, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में विद्यमान कण जो आसपास कितने सघन है ना, उनकी सघनता को दर्शाता है ना बेटा। तो समझ में आता है कि अरे यार यहाँ पे पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, भूमि है, उसके बाद भी ये जो महाद्वीपीय घनत्व है ये कम हो जा रहा है महासागरीय घनत्व से, ऐसा क्या कारण है। तो हम आपको बताते हैं कि इसका कारण देखिए बेटा, हम कहें कि सेम आकार का जो है कि महाद्वीप ले लें, है ना, यानी कि क्रस्ट ले लें, है ना, उसका टुकड़ा ले लें, तो सेम आकार का ले लें। हमारा वॉल्यूम की, आप घनत्व क्या कहते हैं, घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, है ना बेटा, मास अपान वॉल्यूम होता है। तो हम देखेंगे कि समान मास का दो टुकड़ा ले लें, किसका किसका, एक महाद्वीपीय जो है कि क्रस्ट का टुकड़ा ले, और एक लिखे महासागरीय क्रस्ट का टुकड़ा ले लें। तो हमने ले लिया कि मान लीजिए ये कोई टुकड़ा है ना बेटा, इसकी लंबाई मान लेते हैं, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना बेटा। और ये जो मोटाई है ना, ये मोटाई मान लेते हैं कि 3 मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा महाद्वीपीय, क्या हो गया ये महाद्वीपीय क्रस्ट। और दूसरा टुकड़ा सेम लंबाई और सेम चौड़ाई का ले, लेकिन जो है कि क्या, क्योंकि हम कह रहे हैं कि महाद्वीप है तो इसका मोटाई ज्यादा, पढ़े ना इसके पहले कॉन्सेप्ट में, पहला पॉइंट यही पढ़े कि इसकी मोटाई ज्यादा तो इसकी मोटाई ज्यादा, यानी कि सेम लंबाई और ऊंचाई का अगर टुकड़ा हम ले रहे हैं महासागरीय वाला, तो उसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने निष्कर्ष में पढ़ा है कि महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू महाद्वीपीय क्रस्ट। तो इतने ही लंबाई चौड़ाई का हम ले लें ये टुकड़ा, और इसकी ऊंचाई क्या कर दें हम बेटा, कम कर दें, है ना बेटा। दिख रहा है ना, इसकी ऊंचाई कम हो गई, थोड़ी कम हो गई। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। अब बताओ सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो क्या निकालते हैं, हमने क्या कहा कि मास को कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, घनत्व, वॉल्यूम के ऊपर। सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं ना बेटा। अब निकाल लो, इसकी लंबाई और चौड़ाई तो समान है, लंबाई और ऊंचाई सॉरी समान है ना बेटा। ऊंचाई इसकी ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। अब बताओ वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, महाद्वीपीय घनत्व का कि महाद्वीपीय क्रस्ट का कि महासागरीय क्रस्ट का, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, महाद्वीपीय का, क्योंकि अगर लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो समान है, लेकिन मोटाई में क्या हो रहा है, फर्क पड़ जा रहा है। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है। तो जब ये कम है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, महासागरीय क्रस्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा, और सॉरी कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसकी मोटाई है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो इसका वॉल्यूम महासागरीय क्रस्ट का जो वॉल्यूम होगा जो कि ओसेनिक है ना, ओसेनिक क्रस्ट का वॉल्यूम होगा वो कम होगा। वॉल्यूम ऑफ ओसेनिक, ओ से डिनोट कर दे रहा है ना, और वॉल्यूम ऑफ क्या हम कह दें, महाद्वीपीय है ना, कॉन्टिनेंट यानी कि सी से डिनोट कर दें, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। अब लगा लो, यहां रखेंगे मास कांस्टेंट है तो किसका घनत्व यहां पे ज्यादा आएगा बेटा, वॉल्यूम किसका कम, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका घनत्व ज्यादा आएगा। इसीलिए देखना यहां पे, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है कि महासागरीय क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, महाद्वीपीय क्रस्ट के कंपैरिजन। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, किताबों में सिर्फ लिखा मिलेगा कि इसका ज्यादा होता है इसका कम होता है, क्यों होता है यही आपको हमने बताया। ठीक है, हम जैसे हम वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड करते हैं बेटा, कौन सा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयनन मंडल और बहिर्मंडल में, तो ये हमारा वायुमंडल है। उसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर को भी हम लोग जो है कि कई मंडलों में डिवाइड करते हैं।
है ना। तो इसके लिए डिवाइड करने के लिए एक ब्रिटिश के भूगर्भ शास्त्री थे, जोसेफ, जो है कि जोसेफ नाम था उसका, जोसेफ बैरल नाम का उनका था। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा पृथ्वी है इसको भी हम कई मंडल में डिवाइड करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से वायुमंडल को अलग अलग मंडलों में, उसी तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी हम लोग स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, जैसे उत्ताप मंडल और जो है कि बेरिस्फीयर में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, अलग अलग मंडलों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि अरे यार उधर जो है कि स्ट्रेटोस्फीयर आ गया, समताप मंडल हो गया, उधर बहिर्मंडल हो गया, उधर भी मंडल आ रहा है, यहां भी पढ़ने लगते हैं तो यहां भी मंडल आता है, दिमाग में काम नहीं कर रहा है कैसे। वो हम किसका जो है कि लेयर बाय लेयर डिवाइडेशन कर रहे हैं, वायुमंडल का डिवाइडेशन कर रहे हैं। और उसी तरीके से पृथ्वी के जो अंदर है यहां भी मंडल है और उस मंडल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग, है ना। तो जो हमारे दुर्बल मंडल है और इसी दुर्बल मंडल में मैग्मा चेंबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्मा, जहां से लावा का उद्गार होता है और लावा के उद्गार से हमारी जो, तो वो जब लावा उद्गार होगा तो हमने कहा इसी में दुर्बल मंडल है, आस्थेनोस्फीयर है। तो जहां वो मैग्मा गर्म होके जब प्रेशर जनरेट, ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा तो वो मैग्मा कहीं ना कहीं निकलने का प्रयास करेगा भाई। वो जब ऊपर उठेगा तो कहां उठेगा? तो हर आदमी कमजोर आदमी को सताता है। तब अब ये भैया अभी जो है कि ये दुर्बल मंडल वा, आस्थेनोस्फीयर वा, बेचारा कमजोर आदमी, तो अच्छा तो मिलना कमजोर, पाक उसको कैसे फाड़ के सीधे ऊपर, तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी बहुत सारी चीजें हैं बेटा इसमें पढ़ने के लिए, अगली क्लास में देखेंगे।